हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कवर किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और इससे रिलेटेड ग्राफ भी हम लोग बनाए थे। वहाँ पे दो तरह का डेविएशन भी आया था, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। उसका भी ग्राफ हम लोगों ने समझा था और देखा भी था। ठीक है, और आज का टॉपिक है आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, वैसे किसी भी लिक्विड का ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, हंड्रेडों प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो लिक्विड के तरह तरह के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके वोलेटाइल नेचर, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस, ये अलग अलग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी लिक्विड के लिए वो प्रॉपर्टीज कहलाता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नहीं बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिक्विड का समझते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखते हैं, हम लोग ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे पहला पॉइंट आपको कर रहा है एनी प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वही बात कर रहे थे कि कोई भी लिक्विड का वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर इज टर्म्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मेन यही डेफिनेशन है किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कि अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दर्शाना है किसी भी लिक्विड के लिए तो हम सिंपली बता देते हैं कि ऐसा प्रॉपर्टी लिक्विड का जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट कर रहा है द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है जो एवापोरेट ना हो। ठीक है, जैसे चीनी हो गया, शुगर जिसको बोलते हैं हम लोग, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, NaCl हो गया, नमक। ठीक है, ये सब ऐसे सब्सटेंस है जो नॉन वोलाटाइल्स हैं। तो सॉल्यूट जो है वो थोड़ा सा अमाउंट में उस सॉल्वेंट में मिक्स होकर के वो सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज अप्लाइड। अब जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो हमने पिछले वीडियो में देखा था आइडियल और नॉन आइडियल केस में जब कभी भी कोई सॉल्यूशन बनता है और उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे राउल्ट्स लॉ हम लोग अप्लाई किए थे। तो वहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट यही कर रहा है कि द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल एंड राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज अप्लाइड। ये अप्लाई होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, आपको नमक को ही डिजोल्व करना है तो पानी में डिजोल्व करेंगे तो बात अलग है, पेट्रोल में डिजोल्व करेंगे तो बात अलग है कि नहीं। तो नेचर अलग अलग सॉल्वेंट के बदलने से वो डिजोल्व होने की टेंडेंसी अलग अलग हो जाएगी। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए और न ही वहाँ पे एसोसिएशन होना चाहिए। डिसोसिएशन का मतलब यह है जैसे NaCl, तो NaCl हम लोग जानते हैं कि Na प्लस और Cl नेगेटिव होता है ना। तो जब पानी में डालते हैं तो वहाँ पे Na प्लस और Cl नेगेटिव दोनों आयंस के रूप में टूट जाते हैं। तो आप डालेंगे 1 मोल NaCl और सॉल्यूशन में जब डिजोल्व होगा तो वहाँ पे आपको 2 मोल मिलेंगे, 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl नेगेटिव का। तो उस केस में आपको वो जो सॉल्यूशन होता है एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे वान हॉफ फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन जब सॉल्यूट पार्टिकल को डाल रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशंस को। पांचवा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिफ्थ पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। हम लोग जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को इस 12th क्लास के सिलेबस में दिया गया है, हम लोग यही प्रूव करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। ठीक है, तो इन पांचों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट को जब हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बना रहे हैं,
तो वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में सॉलिड पार्टिकल्स को डालना है। तो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट इसको ऐड भी कर दिया, सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट। मतलब ये है कि सॉलिड पार्टिकल्स, उस सॉल्यूशन जब बन रहा है तो सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट में होना चाहिए। बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट में होगा तो बहुत ही लेस कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड बहुत ही थोड़ा सा होना चाहिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग को इस सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है वो 4 है। पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP के नाम से हम लोग जानते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये देखते हैं, पहले ये प्रूव करेंगे कि क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब RLVP जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, अगर है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो हम लोग ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, कोई सॉल्वेंट मान लीजिए, कोई सॉल्वेंट है A प्लस सॉल्यूट B, तो ये मिल करके आपको सॉल्यूशन बनाना था, है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है। जैसे पानी में आप ग्लूकोज डाल दिए तो ग्लूकोज की वजह से कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन जब बनेगा, प्योर सॉल्वेंट की वजह से क्या था, P0A, इसके द्वारा जो भी वेपर प्रेशर बनता था ये P0A से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, और इसके द्वारा जो भी वेपर प्रेशर तो इसके द्वारा तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ कि ये आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है जी। और ये क्या है सॉल्वेंट, ये आपका वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ से RLVP जो देखते थे ये इस प्रकार से लिखते थे कि P0A माइनस PS बाई P0A। ऐसे ही याद कीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग जब कभी भी सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जब आप उसको डाल दोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए P0A हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, सॉल्यूशंस के लिए PS हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, और डिवाइड बाय P0A अगर हम लेते थे तो ये आपको निकलता था क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और P0A माइनस PS ये क्या था जी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और इतना इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था, किए थे। तो अब देखिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, है ना। तो अब यहां से क्या है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वहां पे ये जो सॉल्यूट है ये बहुत ही थोड़ा सा डाला गया होगा, सॉल्वेंट ढेर सारा होगा और सॉल्यूट एकदम थोड़ा सा होगा। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये दोनों मिलेंगे सॉल्यूशन में हमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A सॉल्वेंट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B सॉल्यूट के लिए, तो दोनों मिलेंगे सॉल्यूशन में। लेकिन ये वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए नियरली इक्वल टू हम लिख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ही है, ठीक है। क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि ये इसका अमाउंट जो है बहुत ही कम है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग लिखेंगे P0A माइनस PS बाई P0A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लिख सकते हैं। अब यहाँ से Na प्लस NB नियरली इक्वल टू Na लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं NB
बाई Na। यहाँ से मैं इन दोनों को नियरली इक्वल टू Na ही लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केवल, क्योंकि सॉल्यूट जो है बहुत ही थोड़ा सा है, नहीं के बराबर है। तो अब यहाँ से हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सॉल्वेंट के लिए है ना, तो सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही करते थे। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पे ला दे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और वेट ऑफ सॉल्वेंट A। इसको ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट की तरह है, किसी भी सॉल्वेंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये हम लोग लिखते हैं P नोट A माइनस PS बाई P नोट A इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिएगा MA NB वेट ऑफ सॉल्वेंट A। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसको अगर इन kg कर दूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो क्या ये इतना पोर्शन जो है ये वाला मोलालिटी कहलाएगा, और ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P नोट A माइनस PS P नोट A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, क्योंकि ये वाला जो इतना पोर्शन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका मोलालिटी है, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग kg में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मोलालिटी है और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो था यही आपका क्या था, RLVP। RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया। आप जो पॉइंट्स था उसमें 5th पॉइंट देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया मतलब क्या हुआ, ये आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से हम लोग RLVP जो होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम लोग कहते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगला देखिए हम लोग, नेक्स्ट है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एलिवेट हो जाता होगा, बढ़ जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि मान लीजिए हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाते थे, पहले भी हम लोग एक बार बनाए हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाता है। ठीक है, ये किसके लिए है जी, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट पे हमने 1 atm सपोज कर लिया। 1 atm क्या है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये ऐसे जा रहा है, तो एक पॉइंट पे ये इसको कट करेगा ऐसे। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए ये जो पॉइंट है क्या कहलाएगा जी, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पे इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा ये क्या बनेगा, P नोट A बनेगा, P नोट ये बनेगा, है ना। अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं, क्योंकि हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन तो बनाना ही है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो उसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि जैसे ही ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही ऐड करेंगे तो वो मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे आएंगे, और जो सरफेस पे आएंगे तो एवापोरेट जो पहले हो रहे थे प्योर सॉल्वेंट उसको भी नहीं होने देंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। याद कीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, जब भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है,
और जो भी डिक्रीज करता है उसी को बोलते थे क्या हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करते थे पी नोट ए माइनस पी एस। याद आया? चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो प्योर सॉल्वेंट का है इससे नीचे बनेगा, है ना। तो सॉल्यूशंस के लिए ऐसे हम लोग बना लें। ये है आप सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 atm यहाँ पे है, 1 atm यहाँ पे है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए एक वेपर प्रेशर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो लग रहा है वो क्या करता है, नीचे दबाने की कोशिश करता है, और लिक्विड क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स उड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन में जाते हैं, ये दबाने की कोशिश करता है, उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपराइज होता है, तेजी से वेपराइज होगा तो ये इस पर प्रेशर लगाएगा। जब 1 atm के बराबर आ जाएगा तो दोनों, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या लगाएगा, किसके लिए, उस सॉल्वेंट के लिए, और उससे कहीं ज़्यादा हुआ तो उड़ने लगेगा वो। यही होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन किए थे, क्या डिफाइन किए थे जी, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहते थे, ठीक है। तो यहाँ से इसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पीएस, ठीक है। अब जरा एक बार हम लोग फिर से डिफाइन कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अभी अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, ठीक है, कि जब कभी भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस लिक्विड के लिए वो आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे वाटर के लिए बात कर रहे थे तो वाटर के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता था, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब देखिए ये जो है 1 atm के बराबर हो गया, तो ये वाला जो होगा इस प्योर सॉल्वेंट के लिए आपका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाएगा। तो ये जो टेम्परेचर देखेंगे, और ये जो है पॉइंट, ये आपको यहां से लेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा जी, इसको डिनोट करते हैं टी नोट बी से, जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर है इस प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बना लिया था तो अब इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो टेम्परेचर है, अब यहाँ से इसको हम लोग टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टीबी क्या है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। जैसे वाटर के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, उसका टेम्परेचर और भी हमको ज़्यादा देना पड़ा, तब जाकर के 1 atm के बराबर हुआ। तो इसका मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था वाटर, जब हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज या फिर यूरिया ये सब डाल दिया तो उसके बाद क्या हुआ, अब 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जैसे 105 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, 102 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, कुछ बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों का डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ रही है। अब यहां से देखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस आया इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी क्या होगा जी, तो डेल्टा टीबी होगा टीबी माइनस टी नोट बी। कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ये दोनों का चेंज निकाल रहे हैं। डेल्टा टीबी क्या है, इन दोनों का चेंज। प्योर सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो अब ये आपका बॉइलिंग पॉइंट बन गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को डेल्टा टीबी से डिनोट कर रहे हैं। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ये वाला कम होगा, ऐड करने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, तो बढ़े हुए में से घटे हुए क्यों, जो बॉइलिंग टेम्परेचर एक्चुअली में प्योर सॉल्वेंट का उसको माइनस कर रहे हैं। तो जो भी ये वैल्यू आएगा ये डेल्टा टीबी कहलाता है। और डेल्टा टीबी ही आपको
कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही है आपका क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद प्योर सॉल्वेंट में जब वो सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन बनने के बाद जो कुछ भी टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होता है, उस इंक्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर के लिए बात कर रहे हैं तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ना हो करके कुछ बढ़े हुए टेम्परेचर यानी कि 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बढ़े हुए टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा। तो जो भी बढ़ा, जैसे 2 डिग्री का सेल्सियस 102 हुआ तो 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया, 105 डिग्री सेल्सियस तो 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। तो ये जो 5 डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस जो आ रहा है वही आपको क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि टीबी जो होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नोट बी, बढ़ा हुआ है ना, तो जब बड़ा होगा और उसी में से माइनस कर रहे हैं डेल्टा टीबी। इसी क्या बोल रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर एक तरह से देखिएगा ये जो है यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया है, बन गया है ना, मतलब ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला भी बढ़ेगा, ये वाला कम होगा तो ये वाला भी कम होगा। मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो वेपर प्रेशर है यहाँ से इसके लिए क्या होगा पी नॉट ए, और इसके लिए क्या होगा यहाँ पे इसी पॉइंट पे ये पी एस होगा ना, तो दोनों में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी। ध्यान दीजिएगा फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ से प्योर सॉल्वेंट के लिए इसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए वाटर के लिए है, तो वाटर के लिए ही यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, और वहीं पे ये जो है वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो उसके लिए क्या है यहाँ पे पी एस कम हो गया। ठीक है, तो दोनों में चेंज आया, तो चेंज को हम लोग डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा पी जो होगा ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। याद कीजिए यही क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम लोग पढ़े थे, तो इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में एल भी पी भी बोल लेते थे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यही होता है। ठीक है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये होता है, इसी चीज़ को जब नीचे यहाँ पे डालते थे तो मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी भी जस्ट हम लोग पिछले वाले में किए थे, है ना, तब तो इक्वल टू एक्स बी आया था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि डेल्टा पी जो है पी नॉट ए एक्स बी के बराबर हो गया ना। तो अब यहाँ से डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसका प्रोसेस आगे करते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे ये हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जब ये वाला डिफरेंस, ये वाला गैप कम होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन चुका है, ये वाला कम होगा तो यहाँ पे भी कम होगा, ये वाला बढ़ेगा और नीचे से जाएगा तो और इधर जाएगा, और नीचे जाएगा तो और इधर। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, यानी कि ये जो डेल्टा टीबी निकाले हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये जो डेल्टा टीबी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे करते हैं हम लोग, तो यहां से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, ये डेल्टा पी हो जाएगा, और डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना है, ये आपको आ गया है क्या पी नॉट ए एक्स बी। तो यहाँ से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, इसके जगह पर मैं लिखता हूँ पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पी नॉट ए एक्स बी हो गया, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के।
ये पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट के लिए तो ये आपको कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स बी। तो इस कांस्टेंट को मैं अलग कर लेता हूँ, ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, के पी नॉट ए। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, एन बी। अब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि एन ए प्लस एन बी नियरली इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही होगा, वहाँ पे सॉल्यूट बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट में है तो उसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये जब हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के पी नॉट ए एन बी बाई एन ए। अब इसी को लिख लेता हूँ के पी नॉट ए, यहाँ से एन बी बाई, अब देखिए ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। अब किसी भी सॉल्वेंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये भी कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के पी नॉट ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, इतना हमारा कांस्टेंट मिल गया और यहाँ से एन बी डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ए। अब ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग इसकी बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कर दिया जाए तो क्या ये मोलालिटी हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया। और हमें करना क्या था, हमें यही तो प्रूफ करना था, है ना, कि डेल्टा टी बी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। अब इतना आप लोग नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिला क्या कि डेल्टा टी बी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो जाता है, ठीक है। बाकी कांस्टेंट को हमने वहीं पे छोड़ दिया। तो अब इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, यहाँ से के बी इसको रिप्रेजेंट करेंगे के बी इंटू एन। ये एक हमारा फॉर्मूला मिल गया। ध्यान रखिएगा ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए है जिसमें किसी भी प्रकार का सॉल्यूट ना तो एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है। इन केस कि अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने लगते हैं तो उस केस में वो सॉल्यूशन एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे 1 मोल NaCl आपने डाला तो आप सपोज कर रहे हैं कि 1 ही मोल होगा, लेकिन वहाँ पे 1 मोल सोडियम और 1 मोल आपको क्लोरीन भी मिल गया है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन आ जाएगा। तो जब कभी भी डेविएशन वाली बात आएगी तो वहाँ से आप लोग डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम, ठीक है। अब एम क्या है और के बी क्या है, तो यहाँ से पहले हम लोग वेयर, यहाँ से के बी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है जी। और आई जो होगा, आई आपका इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। आप 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल आप NaCl लीजिए, ग्लूकोज लीजिए, यूरिया लीजिए, ठीक है। हर तरह से आप कोई भी सॉल्यूट लीजिएगा तो बिहेवियर इसका सेम होता है।
ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, मोललिटी पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल लेते हैं। ये फिक्स होता है, हर एक कोई भी सॉल्वेंट होता है उसके लिए ये फिक्स वैल्यू होता है। और आई जो है इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। आई जो है आपका वांट ऑफ फैक्टर है। इसको समझने के लिए सिंपली ये करते हैं कि NaCl कोई अगर लिया हुआ है तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, और 1 मोल इसका लिए हुए हैं तो यहाँ से 1 मोल Na प्लस और 1 मोल आपका Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसके लिए I का जो वैल्यू आ जाएगा ये आपका 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल आपने डाला था और यहाँ से 2 मोल मिल गया। इसी प्रकार से कोई ऐसा होगा जैसे MgCl2, तो MgCl2 में क्या होगा कि 2 क्लोराइड आयन होगा, 2 मोल क्लोराइड का, 1 मोल आपका मैग्नीशियम का मिलेगा, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी पूछ दिया करता है तो हम लोग यहाँ से ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं और निकाल लेते हैं, और अगर उस तरह का नहीं होता है तो सिंपल से फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में आता है कि इस Kb का वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसका भी कुछ ना कुछ, क्योंकि हर एक किसी के लिए फिक्स होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली जो इसको फाइंड करते हैं, इसका एक तरीका ये होता है, मैं यहाँ से लिखूँ, प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी जिसको आपको निकालना है, और उसमें ऐड करेंगे 1 मोल सॉल्यूट। ठीक है जी, और इसको ऐड करके बनाएंगे सॉल्यूशन। जैसे 1 kg वाटर आपने ले लिया और ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज आप लेंगे तो यहाँ से कितना लेंगे 180 ग्राम, 180 ग्राम 1 kg वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर NaCl लेंगे तो कितना लेंगे, तो 58.5 ग्राम, मतलब 1 मोल लेना है हमको। ठीक है, 1 मोल जब लेंगे तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये 1 मोलल सॉल्यूशन कहलाएगा, 1 मोलल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से एक फार्मूला हमने यहाँ पे देख लिया था कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, Kb m होता है। तो m यहाँ पे क्या है, मोललिटी है, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं यहाँ पे है तो m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है जी, मोललिटी। तो मोललिटी 1 मोलल सॉल्यूशन है, तो मोललिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोललिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मोललिटी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिवेशन होगा वही आपका Kb का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मान लो कि हम लोग लेते हैं 1 kg वाटर प्लस 180 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जब निकालेंगे तो 180 आता है। तो जब हम लोग इसका निकालते हैं तो यहाँ से जो Tb आता है, Tb ये आता है 100°52, इतना डिग्री सेल्सियस से आता है। ठीक है जी, और हम लोग जानते हैं कि T0B जो होता है वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको 100°C होता है। तो जब डेल्टा Tb निकालेंगे तो डेल्टा Tb आपको क्या निकल जाएगा, ये माइनस कर दीजिए तो यह आ जाएगा 0.52°C, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना डिग्री सेल्सियस पर मोलल, तो यही आपका Kb का भी वैल्यू आ जाएगा, तो 0.52°C पर मोलल, ये आपका निकल जाएगा। तो Kb का वैल्यू वाटर के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये वाटर के लिए फिक्स हो जाएगा। अब ये तो प्रैक्टिकली ऐसे निकालते थे हम लोग, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली कैसे निकालते हैं। तो Kb का वैल्यू थ्योरेटिकली निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया रह सकता है, यहाँ पर दिया होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये फैक्टर आपको दिए रहते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग निकालते हैं, जहाँ पे R का वैल्यू है ये गैसेस कांस्टेंट वाला, ये हमेशा आपको
जूल वाला या फिर कैलोरी वाला एनर्जी टर्म्स के रूप में ही ये डिफाइंड होता है। तो यहाँ से 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर डिग्री केल्विन था, उसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपको एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो 8.314 जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन इस्तेमाल करेंगे या फिर 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री केल्विन वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूला है, और रिलेवेंट फार्मूला जो जनरली आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलता है, ये जनरली आपको हाई लेवल का जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, और अक्सर इस पे बेसिस आपका क्वेश्चन बन जाता है। डेल्टा टीबी केबीएम, और अगर डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा तो आई का वैल्यू निकाल लेंगे। आई का वैल्यू निकाल करके 2-3 जो भी होगा हम लोग कर लेते हैं। डेल्टा टीबी केबी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलैलिटी ही है, इसी का दूसरा रूप है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर क्या करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट बी, ये हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ही निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कभी कभी ग्राम में दे देता है तो ग्राम के लिए 1000 से हम लोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm, 760 नहीं है, 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। 750 पे उतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको बढ़ा करके 100 डिग्री सेल्सियस पर लाना है 750 mm Hg पे ही। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये सुक्रोज, सुक्रोज होता क्या है जी, ये होता है C12H22O11, ठीक है। और इसका जब मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास, तो ये 342 आता है, ठीक है। तो ये हमारा मोलर मास निकल गया सुक्रोज के लिए। अब अमाउंट पूछ रहा है तो पहले हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लें। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, तो 100 माइनस 99.63। तो इसको माइनस करने के बाद जो कुछ भी आएगा, क्योंकि ये 750 पे इतना है, उसको बढ़ा करके इतना पे करना है हमको, तो चेंज आ रहा है ना, चेंज आ रहा है ना। तो ये जो चेंज आ रहा है इसी को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। इतना हमको इंक्रीज करना है। तो इतना इंक्रीज करने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, तो ये क्या करना है, ये 500 ग्राम आपको वाटर दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM लगा देंगे। वाटर के लिए KBM, जो KB का वैल्यू होता है 0.52 होता है, वाटर के लिए KB का वैल्यू 0.52 होता है। तो यहाँ से डेल्टा टीबी वैल्यू पुट कर दीजिए 0.37, KB का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.52। मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालने में हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमको निकालना है डिवाइड बाई 342, तो ये हो जाएगा कितना। अब इतना डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये 500 ग्राम आपको वाटर दिया हुआ है, तो 500 ग्राम डिवाइड बाई 1000, क्योंकि इसको केजी मिलाना है ना, हमको मोलैलिटी निकालना है। तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है तो इसको केजी मिलाना होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ से WB का वैल्यू निकालना है आपको, तो निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आगे जब बढ़ाएंगे तो WB का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये आपको 122 ग्राम मिल जाता है। तो इसको आप देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।